बेटा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट करी। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट इन द डिफिजन, फैसिलिटेटेड डिफिजन, ऑस्मोसिस, ठीक है। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करी। उससे रिलेटेड हमने डीपी, डीपीडी, वाटर पोटेंशियल इनके बारे में बात करी। वाटरिंग सभी के बेसिस पे कहां से कहां पर जाएगा वो हम सारे कुछ डील कर चुके हैं, ठीक है। अभी आता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन आल्सो नोन एज द ट्रांसलोकेशन, आल्सो नोन एज द ट्रांसलोकेशन। अब बात ये आती है कि शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर तो ट्रांसपोर्टेशन से फिर डिफिजन से काम चलने लगा था, बट अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर हम डिफिजन को अप्लाई करें तो क्या काम चलेगा? बात बराबर नहीं। क्यों? हम बोलते हैं हमारी जो छोटी सी सेल है जो 50 माइक्रोमीटर की है, जैसे बोले कि प्लांट की सेल है जिसका साइज 50 माइक्रोमीटर है, उसको बेटा क्रॉस करने में डिफिजन से क्रॉस करने में 2.5 सेकंड का टाइम लगता है। एक 50 माइक्रोमीटर की सेल को क्रॉस करने में डिफिजन से कितना टाइम लगता है? 2.5 सेकंड का टाइम लगता है। अगर बोले कि 1 मीटर की, कितने की? 1 मीटर की कोई सेल हो तो उसको अगर डिफिजन क्रॉस करना हो तो कितना टाइम लगेगा? तो कैलकुलेट करने के बाद में आंसर आता है नियर अबाउट 2 years, यानी कि 1 मीटर डिस्टेंस को डिफिजन से क्रॉस होने में कितना टाइम लगेगा? 2 साल। अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल आज चला है तो 2 साल बाद वो 1 मीटर के मिलेगा, दूर मिलेगा, तो क्या प्लांट सर्वाइव कर पाएगा? नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे तो फास्ट प्रोसेस चाहिए, क्योंकि जो प्लांट है उनकी हाइट नियर अबाउट आपकी 50-100 मीटर तक की भी हो सकती है, तो हाई डिस्टेंस को ट्रैवल करने में तो बहुत से साल का टाइम लग जाएगा। तो उस चीज को सॉल्व आउट करने के लिए यहाँ पर कुछ दूसरे टिश्यू है जो क्या करते हैं? फास्ट ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। और हमने बोला था कि जो टिश्यू है जाइलम एंड फ्लोएम, दे आर द ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट, जो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए क्या है? हेल्पफुल है। हमने बोला था कि जो जाइलम है इसका ट्रांसपोर्टेशन करता है वाटर प्लस में मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो वाटर प्लस में मिनरल कलेक्टिवली नोन एज द सैक, दोनों को हम क्या बोलते हैं बेटा? सैक बोलते हैं। डायरेक्शन बताई थी कि डायरेक्शन कहां से कहां पर होगी। अगर हम बात करें किसी प्लांट में तो जो वाटर और मिनरल है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाने लग रहे हैं। वाटर और कौन लेके जा रहे हैं? तो जाइलम लेके जा रहा है। जाइलम वाटर मिनरल्स को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, रूट टू लीव्स की तरफ जाने लगे। तो जाइलम में बेटा जो डायरेक्शन हो गई वो कैसे हो गई? रूट टू लीव्स हो गई। एंड दिस वन इज द यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन, एक ही डायरेक्शन में क्या होने लग रहा है? ट्रांसपोर्ट होने लगता है। तो जाइलम है द यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन। अब यहां पर जो वाटर गया वो CO2 के साथ में रिएक्ट करेगा, फिक्स होगा। किसकी फॉर्मेशन होगी? फूड की फॉर्मेशन। क्या बनेगा? स्टार्च। स्टार्च टूटेगा बेटा किसमें? सुक्रोज में। सुक्रोज क्या है? किसका एग्जाम्पल है सुक्रोज? डाइसेक्राइड। या फिर बोल दीजिए ओलिगोसेक्राइड का एग्जाम्पल है ना? दो शुगर की यूनिट्स में क्या आपस में जुड़ी हुई है।
ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज। अब जो ये सुक्रोज है बेटा वो फ्लोएम की सहायता से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। फ्लोएम की सहायता से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो जो फूड है वो लीव से न्यू ब्रांचेस में भी जा सकते हैं, बड में भी जाएगा, स्टेम में भी जाएगा, रूट में भी जाएगा। तो एक पॉइंट से खाना काफी डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो जो फ्लोएम है उसमें क्या हो गया, लीव से जो फूड है वो ब्रांच में, बड में, न्यू लीव में, स्टेम में और रूट में जाए। जहां से खाना चला है, जहां से खाना ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट पॉइंट इज नोन एज द सोर्स। जहां पे खाना बना है, जहां से खाना ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हुआ है, दैट पॉइंट इज नोन एज द सोर्स। और जहां पर भी फूड कंज्यूम होगा, जहां पर भी फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दोज ऑल रीजन आर नोन एज द सेम। ठीक है, आप आगे थोड़ी पढ़ोगे, सोर्स सिंक हाइपोथेसिस, मास फ्लो हाइपोथेसिस, आल्सो नोन एज द मंच हाइपोथेसिस गिवन बाय द मंच, वो लास्ट में पढ़ेंगे। अभी यहां पर ही हो गया। दूसरा मैंने बोला था कि जो खाना है वो जनरली लीव से रूट की तरफ आ रहा है, बट कुछ रूट ऐसे होती है जो कि स्टोरेटिव नेचर की होती है, जो फूड को क्या कर देती है, स्टोर कर देती है। और जब कभी सारी की सारी लीफ गिर गई है, फिर मान लो ऑटम का सीजन आया, पत्ते गिर गए, अभी उसको सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। जो छोटी नई लीफ जाएगी कि वो खाना सिंथेसाइज कर सकती है, नहीं कर सकती। तो बेटा उस केस में जो फूड है वो नीचे से ऊपर की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, उस केस में ऑटम के दौरान फूड रूट से लीफ के अंदर भी जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा ट्रांसपोर्टेशन दिखाई दे रहा था, मल्टी डायरेक्शनल। बट अगर हम बात करते किसकी, ऑटम की, और जेड की बात करते तो कौन सा मूवमेंट हो जाएगा, बाइडायरेक्शनल शोर, यानी कि रूट से जो फूड है वो ऊपर की तरफ भी जाता है। ठीक है, क्योंकि जो न्यू लीफ आती है वो इतनी छोटी रहती है कि उनमें क्लोरोप्लास्ट फुली डेवलप नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती है। तो जो फूड है वो रूट से कहां पर जाएगी, लीफ में जाएगी। और जो ये दोनों टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम, वो बाहर बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट के अंदर क्या करने लग रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन करने लग रहे हैं। तो किसी भी चीज का हाई अमाउंट में ट्रांसपोर्टेशन होना, दैट इज नोन एज द मास फ्लो, या फिर आल्सो नोन एज द बल्क फ्लोस को बोलते हैं। और जनरली ये जो वर्ड यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, फ्लोएम के लिए यूज होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन हाई अमाउंट इज नोन एज द बल्क फ्लो और आल्सो नोन एज द मास फ्लो बोल। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूज अमाउंट, तो किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा अमाउंट में हो तो उसको बेटा आप क्या बोलते हो, बल्क या फिर मास ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है, तो दिस वन परफॉर्म बाय द जाइलम एंड द फ्लोएम, इसके द्वारा परफॉर्म होगा जाइलम, और एक काफी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करने लगे। अभी बात आती है ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, फोर्स की नीड होगी, कुछ ना कुछ तो प्रेशर चाहिए होगा। क्या खाली सिंपल डिफिजन से काम चलेगा, तो मैंने शुरू में देखा था कि खाली डिफिजन से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर बेटा दो तरह के फोर्स काम करते हैं, एक तो पॉजिटिव फोर्स, ठीक है, और एक कौन सा, नेगेटिव फोर्स। तो अभी हम बात करेंगे किसकी, पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स से प्रेशर की बात करते हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो अभी हमने बात करी कि दो तरह की फोर्स होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। उन पे आने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और तब इसके हम ट्रांसपोर्टेशन की बेटा बात करेंगे तो वहां पर फिर ये दोनों फोर्स को मिल करके पॉजिटिव नेगेटिव होता है। सबसे पहले आता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, हमने बोला कि जाइलम और फ्लोएम दोनों के दोनों मास फ्लो या फिर बल्क फ्लो शो करते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कि वाटर कैसे एब्जॉर्ब होगा। तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन रिस्पांसिबल होगा? रूट, रूट के थ्रू वाटर अपटेक, ठीक है। अभी रूट में भी बेटा आपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पढ़े हुए हैं। रूट के जोन ऑफ मैथमेटिक, उसके बाद में जोन ऑफ एलोगेनेशन, उसके बाद में फिर आपका जोन ऑफ मैच्योरेशन या फिर रूट हेयर जोन आपने पढ़ा हुआ, ठीक है। तो मेन जो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए जो रिस्पांसिबल है, दिस वन इज द रूट ऑफ मैच्योरेशन या फिर रूट हेयर जोन, ठीक है। ये जो जोन है, जोन ऑफ मैच्योरेशन, जिसके अंदर रूट हेयर है, वो क्या होगा? रिस्पांसिबल, क्योंकि रूट के अंदर मिलियंस ऑफ रूट हेयर होंगे, मिलियंस ऑफ रूट हेयर होंगे। अब रूट हेयर कैसे हैं? यूनिसेलुलर है, अनब्रांच्ड है, ठीक होंगे, फिर थिन वाल होंगे। दीज आर द थिन वाल, क्योंकि वाटर को ऑब्जर्व करना है, तो दीज आर द थिन वाल। अच्छी थिन है क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा पतले होंगे उतना ज्यादा क्या होगा? सरफेस एरिया होगा। तो रूट एयर का काम क्या होगा? टू इंक्रीज द सरफेस। बेटा इनका मेन काम होगा टू इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक। तो इस सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। अब ये रूट क्या करते हैं? वाटर को अपटेक करते हैं। वाटर का जो अपटेक होगा वो बाय एक्टिव बाय पैसिव में किसकी वजह से होगा? वो डिपेंड करता है कि वाटर किस कंडीशन में एग्जिस्ट करने लगा है। अगर वो हाईली कंसंट्रेटेड है, साल्ट की प्रेजेंस ज्यादा है, तो एक्टिव, अदरवाइज कैसे होगा? पैसिव, ठीक है। तो जो रूट होगी वो क्या करेगी? वाटर मिनरल्स को अपटेक करेगी, है ना। तो रूट अपटेक वाटर प्लस में मिनरल्स, ये इन्होंने अपटेक किया। रूट हेयर में वाटर मिनरल्स आ चुके हैं। अब इन वाटर मिनरल्स को रूट हेयर से कहां पर जाना है? जाइलम तक जाना है। भाई रूट हेयर है, वहां पर ये चीज अपटेक हुई है और इसको फाइनली जाना कहां तक है? जाइलम तक जाना। अपटेक हुई है रूट हेयर से, बट फाइनली इसको मूवमेंट कहां पर करना है? जाइलम, क्योंकि जाइलम में क्या करेगा? इसको पूरी प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। तो रूट हेयर से जाइलम तक जाने के कौन कौन से पाथ है, कौन कौन से तरीके हैं, किन किन सेल से पास आउट करना पड़ेगा, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो रूट हेयर से बेटा जाइलम तक जाने की दो कंडीशन है, या तो एपोप्लास्ट कंडीशन, पहली कंडीशन हो गई कौन सी? एपोप्लास्ट, और दूसरी कौन सी हो गई? सिम्प्लास्ट कंडीशन हो गई। ये दोनों कंडीशन हमें यहाँ पर समझनी है कि एपोप्लास्ट क्या और सिम्प्लास्ट क्या। अब इसके बाद ये चीज समझ लो कि यहाँ पर ये रूट हेयर है, यहाँ से पानी एंटर कर रहा है और जाइलम तक क्या करना है? इसको मूव करना है। ये दो तरीके जो हमें अभी देखना। बेटा अभी हमने बोला कि जो वाटर है वो रूट हेयर से कहां पर जाएगा? रूट हेयर से जाइलम तक जाएगा। उसके जाने के दो पाथ, दो रास्ते, दो तरीके। पहला कौन सा? एपोप्लास्ट, और दूसरा कौन सा है? सिम्प्लास्ट, ठीक। दोनों को देखना। इन दोनों को देखने से पहले हमें देखना है रूट का टिश्यू कि किस तरीके से अरेंज होते हैं। आपने एनाटॉमी पढ़ी थी, एनाटॉमी में हमने रूट का टेस्ट लिया था। तो सबसे बाहर की जो लेयर थी कौन सी थी? एपिडर्मिस। उसके बाद में कोर्टेक्स, फिर उसके बाद में एंडोडर्मिस, फिर क्या थी? पेरिसाइकिल, फिर क्या थी? जाइलम, ठीक। तो हम लगभग सारी वही कंडीशन यहाँ पर बना। सबसे आउटर मोस्ट सेल
एंडोडर्मिस, उसके बाद में फिर पेरिसाइकिल, और फिर उसके बाद में this one is the epidermis, this one is the cortex, this one is the endodermis, this one is the pericycle, and finally these are the vascular bundle यानी कि जाइलम। ठीक है, अगर रूट की बात करते हैं तो रूट ऑफ द रेडियल वस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लेम के होते हैं अलग अलग होते हैं, कलेक्शन नहीं दिखा। अभी यहाँ पर हमने कुछ चीजें मिस कर रखी है, जैसे कि अगर हम बात करें एपिडर्मिस की, तो एपिडर्मिस हैव द स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन, दीज आर नोन एज द रूट हेयर। तो एपिडर्मिस की मॉडिफिकेशन है रूट हेयर, यहाँ पे रूट हेयर है। दूसरी चीज एंडोडर्मिस में याद करो कि एंडोडर्मिस हैव द कवरिंग ऑफ द सुब्रीन डिपोजिशन व्हिच इज नोन एज द कैस्पेरियन स्टेप डिस्टर्ब्ड बाय द कैस्पर। तो हमें एंडोडर्मिस में बेटा यहां पर ये डिपोजिशन लिखा है, तो दिस वन इज द कैस्पेरियन स्टेप, इसमें द कैस्पेरियन स्टेप। अब ये कोई भी सेल है, इसमें वैक्यूल होगा, साइटोप्लाज्म होगा, तो क्या होगी बेटा यहाँ पर ऑर्गेनेल होगी, ऐसी बहुत सारी। तो हर किसी के अंदर लगभग ये कंडीशन है। जितने भी प्लांट सेल हैं दे आर इंटरकनेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ द स्मॉल पोर नोन एज द प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये स्मॉल पोर्स हैं जो प्लांट सेल को आपस में कनेक्टेड करे हुए, जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो these pores are known as the plasmodesmin। अभी रूट हेयर से और जाइलम तक पानी आने के दो तरीके होते हैं। पहला कि जो पानी है, जो वाटर मॉलिक्यूल है, वो इस सेल वॉल के रास्ते, जो आपको ऊपर की तरफ दिखा रखे हैं, यहां से यहां तक। अब इस सेल वॉल से और इंटरसेलुलर स्पेस से होता हुआ पानी रूट हेयर से कहां तक आ गया, एंडोडर्मिस में। बट एंडोडर्मिस में जैसे आएगा तो है द कैस्पेरियन स्टेप व्हिच इज इम्परमेबल फॉर द वाटर एंड द मिनरल्स। क्या ये पानी इसको क्रॉस कर पाएगा? नहीं। तो इस वाटर को बेटा यहां से क्रॉस करके किस में आना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म। तो कुछ टाइम के लिए यहां पर इसको क्या दिखाना पड़ेगा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी शो करना पड़ेगा। उसके बाद में इसको फिर किस में एंटर करना होगा, सेल वॉल में गया। इस सेल वॉल से फिर से ये क्या हो गया, आगे की तरफ पास आउट और फाइनली किस में चला गया। तो यहां पर आप देख सकते हो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो यहां से एंटर कर रहा है रूट हेयर से, और सेल वॉल से होता हुआ फाइनली कहां तक आ गया, ये सिर्फ एक बार ये साइटोप्लाज्म में गया, ठीक है, तो इस प्लास्ट मूवमेंट कहलाता है आपका। तो यहां पर ये आपका एक बार साइटोप्लाज्म में आ रहा है, बाकी का ये कहां से जा रहा है, सेल वॉल से आगे की तरफ जाना है। और आपने पढ़ा कि जो सेल वॉल है दैट इज परमेबल फॉर द वाटर एंड द मिनरल्स, उसके लिए परमेबल है। क्या कोई बैरियर बीच में आया, एक ही बैरियर आया, सिर्फ और सिर्फ कैसे, बाकी वो आसानी से क्या होने लगा था, पास आउट होने लगा था। तो इस मोमेंट में क्या लिविंग सिस्टम इन्वॉल्व हुआ, डेड सेल वॉल थी, डेड थी, इंटरसेलुलर स्पेस डेड था, वहां से क्या होने लगा है, इजीली पास आउट होने लगा है। तो ना तो ये किसी रिएक्शन को अफेक्ट करने लग रहा है और ना ही ये किसी सेल एक्टिविटी को अफेक्ट करने लग रहा है। तो ये सिंपली क्या हो गया, सेल वॉल से आगे की तरफ पास आउट हो गया। तब वाटर का मूवमेंट हो थ्रू द सेल वॉल एंड द इंटरसेलुलर स्पेस, तो सच टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज द एपोप्लास्ट मूवमेंट। तो वो क्या कहलाता है बेटा, एपोप्लास्ट मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, अगर आपको मैं डिफरेंस करवाता हूं, तो जो एपोप्लास्ट मूवमेंट है वो थ्रू द सेल वॉल एंड इंटर सेलुलर स्पेस के थ्रू होगा। ठीक है, एक रास्ता तो आपका ये होगा।
दूसरा तरीका क्या है वो चीज देखिएगा। जो वाटर मॉलिक्यूल है वो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर करते हैं। सेल वॉल की जगह पर कहां पर एंटर कर रहे हैं? साइटोप्लाज्म में एंटर कर रहे हैं। अब ये साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होने लग रहा है, एक से दूसरे में जाने लग रहा है। सेल की एक सेल का साइटोप्लाज्म अगर किसी दूसरे में जाए और दूसरे का पहले वाले में जाए, एक्सचेंज होते रहे, दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो ये जो रास्ता है इसमें क्या होगी? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होगी। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होगी। अगर बेटा ये साइटोप्लाज्म के थ्रू आगे बढ़ने लग रहा है तो इसको बहुत सारे हर्डल फेस करने पड़ेंगे। भाई जो साइटोप्लाज्म है वो भी कैसे? विस्कस नेचर का है। जो वैक्यूल है क्या वाटर इसमें से क्रॉस कर सकते हैं? नहीं कर सकता। इसके अलावा ऑर्गन लिया गई है तो भी रास्ता क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो इसको बहुत सारी हर्डल का फेस करके आगे की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसका रेट फास्ट होगा फिर स्लो होगा? स्लो होगा। और तब की जो ऊपर से था एपोप्लास्ट होगा उसका कैसा होगा? फास्ट होगा। ठीक है। इसके अलावा तब ये साइटोप्लाज्म से जा रहा है तो ये रिएक्शंस को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। सेल के अंदर से जा रहा है, सेल कैसा लिविंग है फिर डेड सिस्टम है? लिविंग है। तो एपोप्लास्ट में क्या था? डेड। भाई पास से पास होने लग रहा था और यहाँ पर क्या होने लग रहा है? लिविंग से। उसमें कोई भी रिएक्शन इफेक्ट नहीं होती, इसमें रिएक्शन को लग रही है अफेक्ट होने। वो फास्ट प्रोसेस था, ये कैसा था? स्लो प्रोसेस। क्लियर है? अब इसी तरीके से जो ये वाटर है दूसरी सेल में गया, फिर बेटा अपना रास्ता यहाँ पर इसको बहुत बार चेंज करना पड़ेगा। फिर प्लाज्मोडेस्माटा से आगे की तरफ जाएगा, फिर से वो चेंज करेगा अपना पाथ, फिर से ऐसे। तो कई बार वो टर्न लगाता है, फाइनली काम हो जाएगा अपना जाएगा। तो ये जो दूसरा मूवमेंट हुआ दिस वन इज नोन एज द सिम्प्लास्ट मूवमेंट। दिस सेकंड मूवमेंट नोन एज द सिम्प्लास्ट मूवमेंट। जो सिम्प्लास्ट मूवमेंट हुआ वो थ्रू द साइटोप्लाज्म या फिर मैं बोल दूं कि थ्रू द लिविंग सिस्टम। ठीक। तो ये दो तरह के मूवमेंट, एपोप्लास्ट तब सेल वॉल और इंटरसेल स्पेस से हो, सिम्प्लास्ट तब सेल के साइटोप्लाज्म के थ्रू से। और तब ये बेटा वाटर मूवमेंट करेगा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होगी। तो आपने एक नाम सुना होगा शायद, हाइड्रिला, एक्वेटिक प्लांट। हाइड्रिला प्लांट के अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग शो मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट साफ साफ दिखाई देता है ड्यूरिंग द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इन द हाइड्रिला प्लांट। और हाइड्रिला प्लांट कैसे? दिस इज द एक्वेटिक प्लांट, पानी में मिलने वाला। तो ये दो रास्ते हुए आपके, एक तो एपोप्लास्ट और दूसरा कौन सा? सिम्प्लास्ट। अभी दोनों के बीच में हमें क्या देखना है? डिफरेंस ही देखना है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। क्लियर होगा? एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। नहीं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। अभी देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट क्या क्या होंगे। एक तरफ ले लेते हैं एपोप्लास्ट वाटर मूवमेंट, तो एक तरफ कौन सा जाएगा? सिम्प्लास्ट वाटर मूवमेंट। एपोप्लास्ट ये जो वाटर का मूवमेंट है वो कहां से कहां पर होगा? रूट टू जाइलम थ्रू द सेल वॉल एंड द इंटरसेलुलर स्पेस। तो वाटर पास फ्रॉम Cafe by cell wall and intercellular space। तो इसमें जो वाटर पास होगा वो लिविंग सिस्टम को फॉलो कर रहा है या फिर डेड को? डेड को। तो वाटर फॉलो डेड सिस्टम। जो डेड कंपोनेंट है उसको क्या करते हैं? फॉलो।
बेटा प्लांट के अंदर लगभग 95 to 96% वाटर का जो मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होगा? एपोप्लास्ट की वजह से ही होगा। तो 95 to 96% वाटर पास या फिर ट्रांसपोर्ट बाय एपोप्लास्ट। यहां पर सिंगल हर्डल आ रहा था, कहां पर? गैस्ट्रिक शिफ्ट में या फिर एंडोडर्मिस में आ रहा था। तो ओनली सिंगल हर्डल या फिर बैरियर। सो रेट इज फास्ट, इसलिए जो रेट होगी बेटा वो कैसे होगी? फास्ट होगी, काफी तेजी से वो मूव करेगी। अगर हम यहां पर बात करें सिंप्लास्ट में, तो जो वाटर का मूवमेंट होगा वो किससे होगा? थ्रू साइटोप्लाज्म, थ्रू साइटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्मिक सिस्टम भी बोल दे। दूसरा किस सिस्टम को फॉलो करने लगा है? फॉलो लिविंग सिस्टम। तीसरा ओनली 4 to 5% वाटर transported by the सिंप्लास्ट, तो ओनली 4 to 5% मूवमेंट। इसके अलावा इसमें तो बहुत सारे हर्डल होगी। वाटर को साइटोप्लाज्म की विस्कोसिटी को भी फेस करना है, वैक्यूल को क्रॉस नहीं कर सकता तो रास्ता चेंज करना पड़ेगा, ऑर्गन की आ गई तो रास्ता चेंज करना पड़ेगा, और इवन सेल मेम्ब्रेन को भी क्या करना पड़ेगा? क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉट ऑफ हर्डल्स ये बैरियर, जिसे बताया गया आपका साइटोप्लाज्म विस्कोसिटी, वैक्यूल, ऑर्गेनेल्स। तो इस वजह से बेटा इसका जो रेट होगा वाटर मूवमेंट का वो कैसे होगा? स्लो होगा। स्लो रेट ऑफ वाटर मूवमेंट, तो रेट कैसा होगा यहाँ पर? इसके अलावा और क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं? अभी हमने एक वर्ड बोला कि सिंप्लास्ट में सेल मेम्ब्रेन को क्या करना पड़ेगा? क्रॉस होना पड़ेगा। क्या एपोप्लास्ट में सेल मेम्ब्रेन क्रॉस हो रही थी? नहीं, एक बार तभी साइटोप्लाज्म में था तो ही हुआ था, अदरवाइज इसको यहां पर भी क्रॉस करनी पड़ी थी। ठीक है, और लास्ट में भी क्या करनी पड़ी थी? क्रॉस करनी पड़ी। ठीक है, तो क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें जनरली बोला जाता है कि नॉट क्रॉस। अगर यहां पर मैं प्रेशर की बात करूं तो एपोप्लास्ट मूवमेंट करवाने के लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा दैट विल बी द ट्रांसलेशनल पुल। जो ट्रांसलेशनल पुल की वजह से जो वाटर का मूवमेंट होता है तो वो कौन से रास्ते को फॉलो करता है? एपोप्लास्ट को फॉलो करता है। तो इसको करवाने के लिए बेटा जो फोर्स आगे रेस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसलेशनल पुल, दैट इज नेगेटिव फोर्स। ठीक है, और इसको करवाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है दैट इज रूट प्रेशर, जो कि पॉजिटिव फोर्स। ये नेगेटिव और पॉजिटिव के मैंने बोला था क्या डील करेंगे, इसके बाद में डील करेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, जब ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। अभी बात हुई थी एब्जॉर्प्शन की और मूवमेंट की। अब जो पानी जाइलम में आ चुका है, अब उसका आगे मूवमेंट कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, उसके लिए नेगेटिव और पॉजिटिव दो फोर्स के होंगे रेस्पॉन्सिबल, वो आगे डिस्कस करेंगे। फाइनली जो वाटर है वो कहां पर चला गया? जाइलम में चला गया। अब जाइलम के कंपोनेंट आपको याद होंगे कि जाइलम के अंदर 4 कंपोनेंट रहते हैं। कौन कौन से थे? ट्रैकियस, वेसल, फाइबर और टर्नटेबल। और जो ट्रैकियरी एलिमेंट है वो था आपका वेसल और ट्रैकियस, और दोनों वाटर मूवमेंट के लिए क्या थे? रेस्पॉन्सिबल थे, और दोनों के दोनों क्या थे? डेड थे। तो ये दोनों के दोनों ही किसके पार्ट माने जाते हैं? एपोप्लास्ट मूवमेंट के पार्ट माने जाते हैं। तो फाइनली वाटर
entered into vessel and dead। बेटा दोनों कैसे हैं? डेड, बोथ आर डेड। और यही दोनों मेन कंपोनेंट है जो क्या करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। हमने एनाटॉमी वाले चैप्टर में देखा था कि वेसल प्लस में ट्रैकेड नोन एज द ट्रैकेटरी एलिमेंट्स बोलते हैं। और जो सबसे ज्यादा मेन जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में करता है, वो कौन सा आपका वेसल। ठीक है, तो ये दोनों डेड है, तो इसकी वजह से भी जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ एपोप्लास्ट। किसका पार्ट माना जाता है? एपोप्लास्ट का पार्ट। अभी आपने एसोसिएशन और पढ़ा था माइक्रोराइजल एसोसिएशन, याद है? माइक्रोराइजल एसोसिएशन फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन था, जिसमें फंजाई गेट फ्यूज विद द रूट ऑफ हायर प्लांट। उन प्लांट की रूट के साथ में क्या करती है? फ्यूज करती है। जी, प्लांट रूट के साथ में फ्यूज करने का रीजन क्या है, फिर फायदा क्या है? बेटा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके अंदर रूट हेयर और रूट कैप दोनों चीजें क्या होती हैं? एब्सेंट होती है। अगर दोनों चीजें एब्सेंट है तो क्या वाटर का एब्जॉर्प्शन हो पाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ना तो रूट है और ना ही रूट कैप है, तो वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो जो फंजाई है वो इन प्लांट को क्या करती है? वाटर और मिनरल्स अपटेक करके देती है, गिव द वाटर प्लस में मिनरल्स। अब ये प्लांट क्या करेगी? इससे फोटोसिंथेसिस करेगी, फूड की फॉर्मेशन होगी, और जो फूड बनेगा वो फूड किसको मिलेगा? फंजाई को मिलता है। तो दोनों को एक दूसरे से क्या होने लग रहा है? बेनिफिट होने लग रहा है। फंजाई प्लांट को वाटर मिनरल्स दे रही है, उस वाटर मिनरल से फोटोसिंथेसिस होगा, फूड की फॉर्मेशन होगी, तो प्लांट फंजाई को क्या देगा? फूड को। दोनों एक दूसरे के साथ में रहेंगे। तो माइक्रोराइजल एसोसिएशन आपको फंजाई वाले पार्ट में पहले करा रखा है, एक्टोमाइक्रोराइजा और एंडोमाइक्रोराइजा। तो ये भी क्या करते हैं? वाटर एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट आएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। थैंक यू।